साथियों, आप सभी का वेलकम है। आप सभी के इस प्यारा से चैनल एल्टू भैया पर देखेंगे। अब आप सभी के एग्ज़ामिनेशन को वक्त बहुत कम रह गया है, क्योंकि अब आप सभी का एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, आपके सरों के ऊपर है। इसीलिए आप मेहनत से तैयारी में जुड़ जाएं और तैयारी करें। तो चलिए साथियों, आज का जो ये वीडियो टॉपिक है मेरा, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मैं करवाने आया हूँ। और आपके एग्ज़ामिनेशन 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए साथियों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखेंगे साथियों, ये फोकानिया एग्जामिनेशन 2023 के हिंदी का मैं नोट्स तैयार किया हूँ, जिसे आपको क्या कहते हैं, बेहद ही आसान होगी पढ़ने में। तो चलेंगे साथियों, सवाल यहाँ पर देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कह रहा है कि सूरदास किसके शिष्य थे। यानी कि साथियों, शिष्य के मतलब ये हो गया कि क्या कहते हैं, बेटा जो है वो किसका था। तो यहाँ पर देखिए सवाल ए में, यानी को भी दे देगा या फिर ऑप्शन ए या फिर बी। मैं इस तरह करके कहूँगा ए बी सी डी, तो आप समझ जाइएगा क ख ग या फिर घ। तो देखेंगे साथियों, सवाल कह रहा है कि महाप्रभु वल्लभ भायाचार्य या फिर तुलसीदास या फिर रामदास या फिर श्रेष्ठा आचार्य। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है साथियों, ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है कि अस्त्र छाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है बिहारी, सूरदास या फिर नागार्जुन या फिर बच्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास। चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि सूरदास कहाँ रहते थे। तो क्या कहते हैं, गऊ घाट या फिर काशी घाट, गोदावरी घाट या फिर संगम घाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साथियों वो गऊ घाट में रहा करता था। चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि सूरदास का निधन कब हुआ। 1580 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में, 1582 या फिर 1583। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1583 ईस्वी में इनका निधन यानी कि मौत हो गया था। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर कह रहा है कि सूरदास का निधन कहाँ हुआ था। दिल्ली में, रेणुका में या फिर परसौली में या फिर सीही में। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारसौली में हुआ था। चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि सूर सागर और सूर सारावली किसकी लिखी हुई ग्रंथ है। यानी कि दो ग्रंथ है, इसमें दो ग्रंथ का नाम मेंशन किया गया है कि सागर और क्या कहते हैं, सारावली। ये किसके लिखी हुई ग्रंथ है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ये सूरदास की लिखी हुई ग्रंथ है। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर कि साहित्य लहरी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। यानी कि एक साहित्य लहरी जो है साथियों, वो ग्रंथ है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साहित्य लहरी के द्वारा। चलेंगे साथियों, सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि क्या कहते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी कि साथियों यहाँ पर समझने की बात है कि कौन से कवि को जो है साथियों श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास को, रहीम को, तुलसीदास को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरदास को श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि सूरदास की कविता किस भाषा में है। यानी कि सूरदास ने जो कविता लिखा है साथियों, कविता लिखा है, वो कौन सी भाषा में है। खड़ी भाषा, मगही भाषा या फिर ब्रज भाषा या फिर मैथिली भाषा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रज भाषा में है। चलेंगे साथियों, यहाँ पर सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी पुराइनी, पुराइनी साथ रहत जल भीतर,
तारस देह न दागी। यह पद जो है साथियों यानी कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो साथियों ये जो पंक्ति ली गई है वो किस कविता से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरदास के भरौमर गीत से लिया गया है। चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1532 ईस्वी, 1536 ईस्वी, 1632, 1540। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ। अब चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में किसका जन्म हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश की जगह आपको अगर यूपी भी लिख दिया जाए तो आपको यूपी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है बांदा। अगर आप मदरसा से ताल्लुक़ रखते होंगे, मदरसा में पढ़ते होंगे, तो बांदा हथौड़ा के नाम से एक मदरसा है साथियों, बहुत ही काफ़ी मशहूर मदरसा है। तो यहाँ पर आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि बांदा ज़िला के राजापुर गांव में किसका जन्म हुआ था? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि देव का, ऑप्शन नंबर बी में सूरदास का, ऑप्शन नंबर सी में तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर डी में है रहीम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगर साथियों आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए तो आप जो है साथियों इसके लिए आपको 199 यानी कि इस नोट्स का 199 में फ़ोकानिया का ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं लेने के लिए तो 199 199 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और साथियों आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। यहाँ पर देखिए 92 मैं लिख दे रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, 92 63, उसके बाद साथियों 34 और उसके बाद जो साथियों 11 19, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। आपको ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजना है, माय नेम इज़ ये है, और उसके बाद साथियों आपको वहां पर 199 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है और उसके बाद आपको ये जो नोट्स का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। साथियों ये नोट्स का पीडीएफ लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप चाहें तो इसे मोबाइल में कहीं भी ले जा करके पढ़ सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है लिखने का। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि डैश मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, यानी कि मानव मूल्यों के जो उपासक कवि कौन थे? तो ये हो जाएगा साथियों तुलसीदास। चलेंगे नेक्स्ट सवाल है साथियों और सवाल नंबर 14 में कि रामचरितमानस किसकी रचना है? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या फिर रहीम की? तो साथियों रामचरितमानस जो है अभी ये बहुत ही काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो है अभी इसी सवाल के घेरे में बहुत सारी जगह चर्चे हो रहे हैं, फंसे हुए। तो ये सवाल आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आएगा कि तुलसीदास की है। रामचरितमानस जो किसकी रचना है? तुलसीदास की। और ऑब्जेक्टिव इस तरह भी पूछ सकता है कि रामचरितमानस क्या है? निबंध है या फिर साथियों क्या कहते हैं उपन्यास है या फिर क्या कहते हैं कविता है या फिर साथियों इस तरह कह सकता है कि रचना है। तो आपको राइट क्या ऑप्शन नंबर डी में चूज करना है यानी कि रचना है। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो साथियों वो कह रहा है कि 15 नंबर सवाल में कि कविता, देखिए साथियों इस वीडियो में हम 30 सवाल यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। यहाँ पर देखिए कविता, कवितावली, गीतावली और दोहावली किसकी रचना है? यानी कि एक रचना है जिसका नाम है कवितावली, गीतावली और दोहावली। ये रचना किसकी है? इसके लेखक कौन है? सूरदास, कबीरदास की, देवदत्त की या फिर तुलसीदास की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं बी यानी कि कबीरदास की रचना है। ओ सॉरी एक मिनट, ये कवितावली, गीतावली और दोहावली जो रचना है साथियों ये तुलसीदास की रचना, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल है विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? यानी कि एक पत्रिका क्या नाम है उसका? विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली, ये दो रचना है
और इसके लेखक कौन है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि साथियों वो तुलसीदास हो जाएगा। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तुलसीदास की रचना किस भाषा में है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तुलसीदास की जो रचना है वो किस भाषा में है, किस लैंग्वेज में है, तो अवधी या फिर ब्रज या फिर अवधी और ब्रज या फिर मगही। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि साथियों वो अवधी और ब्रज दोनों भाषा में स्थापित है। और देखिए साथियों यहाँ पर आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की रचना किस भाषा में है। यहाँ पर देखिए अवधी और ब्रज लिखा हुआ, यहाँ पर अवधी और ब्रज, और ये अगर नहीं रहता ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ रहता क और ख दोनों, तो आपको राइट क्या टिक करना था, क और ख दोनों। चलेंगे साथियों रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है, यानी कि साथियों रामचरितमानस जो है ये जो है भाषा यानी कि किस लैंग्वेज में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवधी लैंग्वेज में है। चलेंगे साथियों यहाँ पर विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना किस भाषा में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवधी, ख, मगही, खड़ी या फिर ब्रज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रज भाषा में है। चलेंगे साथियों सवाल नंबर 20 की ओर। कह रहा है कि किस रचना का मुख्य छंद चौथाई है, यानी कौन ऐसी रचना है जिसका जो साथियों मुख्य छंद जो है वो चौथाई है, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका या फिर कवितावली या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है कि किसकी रचना गेय पदों में हुई है, तो कवितावली या फिर विनय पत्रिका या फिर रामचरितमानस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनय पत्रिका। चलेंगे साथियों सवाल नंबर 21 तो हो गया, अब चलेंगे सवाल नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 जो कह रहा है साथियों तुलसीदास का क्या कहते हैं, देखिए सवाल सही से आप पढ़िए। तुलसीदास का देहावसान मृत्यु कहाँ हुई, यानी कि साथियों तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, काशी में, मथुरा में, अवध में या फिर पटना में। इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काशी में इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी, तो तुलसीदास की। चलेंगे साथियों तुलसीदास की मृत्यु कब हुई, यानी कि तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी साथियों वो कब हुई थी, 1620 ईस्वी में या फिर 1621 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में या फिर 1623 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1623 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलेंगे साथियों सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया, रामचरितमानस के बाल कांड से या फिर साथियों कवितावली से या फिर विनय पत्रिका से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। चलेंगे साथियों सवाल नंबर 25 में। कह रहा कि देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो देव का जन्म जो है साथियों वो इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहीं पर हुआ था। चलेंगे साथियों देव का जन्म किस सन में हुआ था, यानी कि किस ईस्वी में हुआ था, तो 1673 ईस्वी में हुआ था। देव का पूरा नाम क्या था, तो देव नारायण त्रिपाठी, देवदत्त त्रिवेदी, देव कुमार या फिर देव चंद्र पांडे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवदत्त द्विवेदी। अब यहाँ पर ये मेल खा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि देव नारायण त्रिपाठी होगा। चलेंगे सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी, यानी कि साथियों देव का जो काव्य ग्रंथ था उसकी संख्या यानी कि गिनती अगर हम कहें तो वो कितना था साथियों, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, वो ऑप्शन नंबर सी में आएगा यानी कि साथियों क और ख दोनों। यहाँ पर थोड़ा सा PDF कन्वर्ट करने में दिक्कत हो गया तो इसीलिए आप माफ़ फरमाएंगे। यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों, यानी कि देव का जो काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी, 52 और 72 ये दोनों था। या फिर अगर आपको 52 और प्लस करके 72 तो कितना हो गया साथियों, 2 2 4
और उसके बाद साथियों 7 5 12। अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा कि देव काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी 124, तो आपको 124 भी टिक करना है। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं फोकानिया का आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन करवाया और आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको PDF लेना है, इसका नोट्स लेना है साथियों, तो आप हमारे इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कर लें। आपको 199 में ये पेमेंट करने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगा। 92 63 उसके बाद साथियों वो 34 92 63 34 11 19 इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह आपको PDF दे दिया जाएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।